हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का जो साइंस सब्जेक्ट है इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का ये लेकर के आया हूँ। तो ये आप शुरू से लेकर के वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए और ये सभी क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिएगा। और मैं ऐसे ही 5 सेट लेकर के आऊँगा जो कि आप रट लेते हैं तो उससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप सभी को ज़रूर देख लें ताकि आपका जो मार्क्स है अच्छे से अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। चलिए पहला जो क्वेश्चन है आपका ये है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक। हमेशा जो होती है धनात्मक होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे। तो आप कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस का आप उपयोग करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका तीसरा नंबर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। तो ये सामान्यतः कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो ये आप देख सकते हैं कि उसके जो सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के जो चालक है उसके सामने भी उत्तल दर्पण लगा रहता है और वो साइड मिरर के रूप में भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है आपका, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रही है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना जो प्रतिबिंब किस चाल से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये इसका जो राइट आंसर है आपका सी हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड, यानी दुगना उससे प्रतीत होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष है। तो नेत्र लेंस का जब फोकस दूरी बढ़ जाता है तो वो उसमें जो है दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है, दूरदृष्टि दोष जिसे कहते हैं वो हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ये, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा किस चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति हैं उसके लिए जो उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस से बना चश्मा का उपयोग किया जाता है। और जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है उसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा। तो इसके ठीक उल्टा, तो उसका जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखना, जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है और निकट की वस्तु ठीक से दिखाई देता है। ठीक है। तो और चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का इकाई जो ये क्या है, कूलाम है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, कूलाम है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने किया था। तो ये जो किया था ये है डी यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये है इसका राइट आंसर। तो अगला है आपका, एक पदार्थ को एक कूलाम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस धन आवेश में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो निकल गए उसमें उसकी संख्या कितना है, 6.25 इंटू 10⁻18। ये है इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 10 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित किया जाएगा तब इसके द्वारा उत्पन्न जो शक्ति है कितना होगा। तो ये जो कितना शक्ति खत्म करेगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी 50 वाट खत्म करेगा, यानी शक्ति भी आधा खत्म होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना। तो इनमें से कौन सी विद्युत चुंबक प्रेरण की परिघटना है। ये कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का उत्पन्न करना। तो ये है इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत
आधारित है। जो विद्युत का जनरेटर है उसका जो कार्य जो ये उसका जो सिद्धांत है किस पर आधारित है। तो जनरेटर भी आपको पूछा जा सकता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, ये जो आधारित है किस पे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो ये बहुत अधिक हो जाता है, उसके समय क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिक्रिया PbO प्लस सी इक्वल टू PB प्लस CO। तो इसका जो सी के जगह पे क्या भरा जाएगा। तो सी के जगह पे एक सी जो है क्या है, ये एक अवकारक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका ये 15 नंबर, निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से H2 जो है देता है। H2 जो है गैस है, ये कौन सा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी एल्युमिनियम Al। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि विलयन का pH मान 13 है, इसका अर्थ है कि, तो इसका जो अर्थ है क्या है, ये है इसका अर्थ कि प्रबल भास्मिक है। देखिए दोस्तों, यदि pH मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो वो भास्मिक होगा यानी क्षारीय होगा, और यदि 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो क्षीण भास्मिक होगा, और 7 से बहुत ज़्यादा है तो वो प्रबल भास्मिक होगा। और 7 से ये जो है आप देखे होंगे pH, ये स्केल होता है, ये यहाँ 7 है, 7 6 5 4 3 2 1। इधर यदि इधर होगा, इधर अम्लीय होता है, और इधर ये जो है ये उदासीन होता है, ये 7 उदासीन होता है, और इसके बाद जो होता है इधर 8 9 10 11 12 और 13 14, इधर जो है इधर क्षारीय होगा, इधर जो होगा क्षारीय होगा। और प्रबल जो है, प्रबल जो अम्लीय होगा, तो ये प्रबल अम्लीय इधर होगा और प्रबल क्षारीय इधर होगा, यानी इससे जितना दूरी रहेगा उतना प्रबल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। साधारण ताप पर फास्फोरस का जो अणुसूत्र है ये क्या है, ये P4 है। P4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीतल में रहता है, पीतल में क्या रहता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, कॉपर और जिंक रहता है, कॉपर और जिंक। चलिए यदि ये आपसे पूछा जाए कांसा में क्या रहता है, तो कॉपर और टीन रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धातु की प्रकृति होती है, धातु की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक होती है धातु की प्रकृति। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है, चुंबकीय विधि द्वारा इस चुंबकीय जो अशुद्धि उसको दूर किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है, कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व जो है क्या है, तो ये है सी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अक्रिय तत्व कौन सा है, अक्रिय तत्व कौन सा होता है जो कि किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो वो है हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एल्कीन श्रेणी का यौगिक है, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन होगा। तो एल्कीन का जो है, इसमें से एल्कीन का ये है CnH2n। देखिए पहले एल्केन है, तो एल्केन को जो है ये सबसे बड़ा भाई है, ये इसे आप ध्यान रखिएगा, एल्केन जो है सबसे बड़ा भाई है, एल्कीन जो है मंझला भाई है, एल्केन एल्कीन, और उसके बाद एल्काइन होता है, तो एल्काइन जो है सबसे छोटा भाई है। तो इसमें से जो है हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम किस में होगा, एल्काइन में, और एल्कीन में उसके बाद, और एल्केन में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की संख्या किस में होता है, एल्केन में, यानी Cn और H2n+2। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, 24 नंबर। अब क्या है, अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है, अपमार्जक बनाने में क्या उपयोग होता है।
तो ये है अल्कोहल का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी के भी यानी ये कह रहा है कि आवर्त सारणी के सातवें जो है सातवां और पहला के तत्व कौन सा है? तो ये हैलोजन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? हैलोजन कहलाता है। हैलोजन फैमिली का। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? ये है सी, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है? तो ये है कार्बोज। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, अंडाणु निषेचित होता है। तो ये किससे निषेचित होता है? ये फैलिपियन नलिका, फैलिपियन ट्यूब से निषेचित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया कैसी होती है, कहाँ पे होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है श्वसन की क्रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक स्वच्छ मनुष्य के प्रकुंचन में अनुशील दाब होता है। तो इसमें कितना होता है? तो 120 बटे 80, 120 बटे 80 ये होता है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? जो पत्तियों का मुरझाना है ये किसके कारण संभव हो पाता है? तो ये एबीसी एसिटिक एसिड के कारण होता है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 32, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाला द्वारा उपयोग किया जाता है? तो यह है ऑप्शन सी, यानी इथाइलिन। तो इसको जो है फल को पकाने में उपयोग किया जाता है। चलिए, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, एड्स रोग का मुख्य कारक है। तो एड्स रोग का जो मुख्य कारक है ये ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी असुरक्षित यौन संपर्क। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? ये समजात हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समान होता है, किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंग को कहते हैं। तो ऐसे अंग को क्या कहते हैं? समजात अंग। ऐसे अंग को क्या कहते हैं? समजात अंग, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बगीचा खेत कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका सन है, सूर्य, यानी प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला है, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है? तो किनको? इनमें से सभी को, पेड़ की अंधाधुंध कटाई और अतिचारण और खनन, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो एमीटर से मापा जाता है धारा को। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो विद्युत मोटर है। यदि वही आपसे पूछा जाए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो वो जनरेटर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा उसका राइट आंसर। तो या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो वो हो जाएगा बैटरी, यानी सेल। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका
प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी बहुखंडन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, यह निकट दृष्टि दोष को निम्न में से किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये ऑप्शन बी अवतल लेंस द्वारा किसे हटाया जा सकता है? तो वो दूरदृष्टि दोष को, उसके ठीक विपरीत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ में पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं यानी फूल में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, यह मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो ये हो जाएगा मटर का पौधा का उपयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो ये किस दिशा में होता है? तो ये होता है बहुदिशीय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला है आपका 48 नंबर, ओजोन का परत पाया जाता है। ओजोन का परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह पे पाया जाता है। ओजोन का परत वायुमंडल के ऊपरी सतह पे पाया जाता है। चलिए आपका है 49 नंबर, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने में जो उपयोग में लाया जाता है ये अवतल दर्पण है, यह अवतल दर्पण है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो और दोनों नियम को आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये बाहर बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 लाख किलोमीटर जो है पर सेकेंड, या आपसे पूछा जाए तो ऐसे तो यदि रहे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही यहाँ जो मीटर के जगह किलोमीटर रहता तो ये 8 नहीं बल्कि यहाँ इससे जो है पावर घट जाता, 3 पावर घट जाता तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता, 3 पावर घट जाता इस पर, ठीक है, जो 10 पे पावर है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ये अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसी वजह से उसे दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है और डॉक्टरों के द्वारा भी उपयोग किया जाता है क्योंकि छोटे चीज को वो बड़ा करके देख सके। हाँ देखिए दोस्तों यहाँ है, तो ये दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए करता है? तो ये है बी नंबर यानी अवतल दर्पण का जो प्रयोग करता है तो ये डॉक्टर करता है क्योंकि उसके जो अंदर का घाव वगैरह है वो सही से दिख पाए बड़ा करके। किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक दोनों एक ही का नाम है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ये डी नंबर है, समतल और उत्तल दोनों में ऐसा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोटर चालक के सामने दर्पण जो लगा होता है साइड मिरर, वो कौन सा होता है? तो वो उत्तल दर्पण होता है। तो ये उसके सामने भी होता है और साइड में भी होता है, वो दोनों उत्तल ही दर्पण होता है। चलिए आपका 56 नंबर है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो ये डी नंबर का है, गोलीय दर्पण का द्वारक। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तभी आपको इसका फ़ायदा अच्छे तरीके से मिल पाएगा और इसका जो है और सेट आना बाकी है, तो आप सभी को देख लीजिएगा ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव एक भी ना छूट पाए। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव जो ऐसा है कि यदि आप एक गलती कर देते हैं तो उसमें 1 मार्क्स आपका घट जाएगा। जैसे आप सब्जेक्टिव में कुछ आपको नहीं भी आता है तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा लिख दीजिएगा, यदि पूरा नहीं भी आता है तो उसमें कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव को आपको अच्छे तरीके से याद करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव में आप ध्यान दीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप उतना को ही पढ़ें अभी से, अभी क्योंकि अब काफ़ी समय नहीं बचा, बहुत ही कम समय है, तो उतना ही पढ़ें ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मिल सके उसका नोटिफिकेशन। चलिए प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? ये विद्युत चुम्बकीय तरंग का। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध है वो क्या है? वो है F = R/2, जो फोकस दूरी होता है त्रिज्या का दुगना होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है कैसी होती है? आभासी और बराबर होता है, आभासी तथा बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। अब थोड़ा सा बचा, आप देख लीजिएगा। सोलर कूलर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? सोलर कूलर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह है ये होता है अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस की जो प्रकृति है कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितना दूर पर खड़े हो आपकी प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है। दर्पण कौन सा है, समतल या उत्तल? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। चलिए अगला है आपका, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो ये काल्पनिक और सीधा। आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो ये जो दर्पण है कैसा होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी +16 सेंटीमीटर। कितना है? +16 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है तो इसे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 69। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो ये कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए, संयुग्मी फोकस केवल संभव है तो ये किसमें संभव है? अवतल दर्पण में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो आज का जो है आपका पूरा हो गया, 70 क्वेश्चन था इस सेट में। सेट 1 पूरा हो चुका है, अब सेट 2 आपका आना बाकी है। और सेट 3 यदि आप नहीं देखें तो आप सेट 5 तक है, सभी को देख लें ताकि आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का जो मिस एक भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप सब्जेक्टिव के लिए भी निश्चिंत रहें। आपको सिर्फ कमेंट करके बता देना है कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए या नहीं, तो आपको बता देना है, उसके बाद आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।